हेलो बच्चों, हम जीनियस पेपर के फेज 2 का डिस्कशन करेंगे पेपर कोड क्यू के लिए। ठीक है, क्लास 8 के लिए फिजिक्स का डिस्कशन सबसे पहले हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास में है। तो न्यूटन ऑफ फर्स्ट, पहला ऑप्शन है क्वालिटेटिव, सेकंड है क्वांटिटेटिव एंड बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो फर्स्ट लॉ जो होता है, फर्स्ट लॉ न्यूटन का, न्यूटन फर्स्ट लॉ, वो हमको ये बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर वो चेंज ऑफ स्टेट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कि ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में, अगर ये रेस्ट में रहा तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगा, इस पे जो है फोर्स किस में है, कितना है, जीरो, कितना है, जीरो। और अगर इसने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया, अगर जैसे कि ये रेस्ट में था, अब जो है ये मूव करने लग गया, अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया तो इस पे जो है 100% बात है कि इस पे फोर्स लगा होगा कुछ F। बट ये वाला फर्स्ट लॉ है, इसने ये नहीं बताया कि कितना फोर्स लगा F, इसने ये बताया कि लगेगा, और ये भी बताया कि कब नहीं लगेगा, बट ये नहीं बताया कि कितना लगेगा। तो इसने सिर्फ जो है ना इसको बोलेंगे हम क्वालिटेटिव, क्वांटिटी नहीं बताई है। क्या नहीं बताई है? क्वांटिटी। क्वांटिटी कौन बताता है? सेकंड लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स कितना लगता है? F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। बेसिकली F इज इक्वल टू, या जब टाइम बहुत छोटा तो dp बाई dt। तो जो है ना, ये क्या है, ओनली फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। एनालिसिस करता है, ये नहीं बताता कि कितना फोर्स लगेगा, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने पास में 2, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन। इनर्शिया, किसी भी बॉडी का इनर्शिया का मतलब होता है कि किसको कितना ज़्यादा चलाना मुश्किल होएगा, तो उस बॉडी का क्या होता है? इनर्शिया होता है। अब इनर्शिया कितना ज़्यादा चलाना मुश्किल? जिसका मास ज़्यादा होगा, तो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा, मतलब उसको उतना ही ज़्यादा चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर विल बी द फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। इनर्शिया किस बात पे डिपेंड करता है बेटा? मास पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट इनर्शिया। किसका सबसे ज़्यादा लार्ज इनर्शिया होगा? तो जैसे कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ही था कि इनर्शिया किसका ज़्यादा होएगा, जिसका मास ज़्यादा होगा, तो इनमें से मास जिसका ज़्यादा हो जाएगा उसका इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा, और वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए पिन, एन इंक पोट, योर फिजिक्स बुक, योर बॉडी। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी बॉडी का जो है मास सबसे ज़्यादा रहेगा बाकी तीन से, तो इसका इनर्शिया सबसे ज़्यादा जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ अपने पास में, ए फोर्स F गिव्स एन ऑब्जेक्ट विथ मास m एंड एक्सेलरेशन a। अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उस पे फोर्स लगाया हमने F, और इस वाली बॉडी का एक्सेलरेशन a है, तो हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में मास। अब दूसरी वाली बॉडी के ऊपर बोला गया है कि जिसका मास m ना हो के m/4 है, बट फोर्स उतना ही लगाया जाता है F। तो इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि इधर की तरफ वो है a डैश। कितना है? a डैश। तो a डैश को हम लिखेंगे a डैश इज इक्वल टू फोर्स दैट इज F अपॉन में मास। तो m/4 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, और F/m को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से a। तो a डैश क्या आ जाएगा यहाँ से? a डैश इज इक्वल टू 4 इंटू a। a डैश इज इक्वल टू 4 इंटू a, 4 टाइम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में? फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन पुल्स ए ब्लॉक हेवियर देन हिमसेल्फ विद लाइट रॉड। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द सेम बिटवीन द मैन एंड द ग्राउंड एंड द ब्लॉक एंड द ग्राउंड। मतलब जितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू यहाँ पे है, उतना ही इसके पैर और ग्राउंड के बीच में म्यू है। तो अपने को ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। इफ बोथ मूव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द मैन इज ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अगर ये मैन जो है इधर चलेगा, क्योंकि बीच के अंदर जो है बेटा स्ट्रिंग बंधी हुई है, तो कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कंस्ट्रेंट। तो जितना एक्सेलरेशन ए से ये इधर जाएगा, उतने ही एक्सेलरेशन ए से ये इधर भी जाएगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। द ब्लॉक विल नॉट मूव अनलेस द मैन आल्सो मूव। तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाला ब्लॉक तभी चलेगा जब ये वाला पर्सन
इधर चले तभी चलेगा, अदरवाइज इसका चलना पॉसिबल नहीं है। तो ये तो सही बात है, ठीक है। तो बाकी दो को चेक करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी चेक कर सकते हो। द मैन कैन मूव इवन द ब्लॉक इज स्टेशनरी। अगर ये वाला ब्लॉक स्टेशनरी है तो ऑब्वियस बात है कि ये मैन भी नहीं चल रहा होगा, क्योंकि मैन को ब्लॉक को चलाने वाला ही कौन है, मैन। अगर मैन ही स्टेशनरी है तो ब्लॉक भी नहीं चलेगा, तो ये तो गलत हो गया। ऐसे ही नन ऑफ दीज, तो ये वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये सही आंसर है। तो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6 है, साउंड वेव कैन नॉट पास थ्रू। जो साउंड वेव जो होती है वो ट्रेवल फ्रॉम मीडियम, साउंड वेव को, साउंड वेव, क्योंकि साउंड वेव जो होती है उसको चलने के लिए रिक्वायर्ड मीडियम, रिक्वायर्ड मीडियम, साउंड को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, तभी साउंड चलेगा, अदरवाइज साउंड का चलना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें चल जाएगा, इसमें भी चल जाएगा, इसमें भी चल जाएगा, बट इसमें नहीं चलेगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई पार्टिकल है ही नहीं, कोई मीडियम है ही नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन द करेक्ट आंसर। अपने पास में क्वेश्चन नंबर 7 है, ए पीरियोडिक वेव इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एक पीरियोडिक वेव को किसके द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है, तो फेज ओनली, ठीक है। फेज होते हैं वेव के अंदर, वेवलेंथ होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, तो सारी की सारी चीज़ें होती है वेव के अंदर। तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 8, when sound wave travels in air and enter through the medium of water, the quantity which remains unchanged, ठीक है। मान लो कि जो है यहाँ पे एयर है, यहाँ से साउंड चल के आता है और यहाँ पे वाटर है, तो इनमें से कौन सी चीज़ चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ। वेवलेंथ चेंज हो जाती है क्योंकि स्पीड चेंज हो जाती है, वेलोसिटी तो चेंज होती है किसी भी मीडियम के अंदर, बट एक चीज़ जो रहती है वो होती है फ्रीक्वेंसी। किसी भी कोई भी एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, साउंड वेव की बात नहीं है, जनरल बात है। कोई भी एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चीज़ चेंज नहीं होती, दैट इज फ्रीक्वेंसी, अनचेंज रहती है। फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है क्योंकि ये डिपेंड्स ऑन सोर्स। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन सोर्स। मीडियम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि किससे वेव आ रही है, वो सोर्स कौन है, तो फ्रीक्वेंसी उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। मीडियम से कोई मतलब नहीं है। इस वाले मीडियम में फ्रीक्वेंसी रहेगी एफ, तो इसमें भी रहेगी एफ, तो एफ क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे ही अपने पास में क्वेश्चन नंबर 9 है, एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस। एक इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है, हीटिंग इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है, हीटिंग गर्म होती है चीज़ें, इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट, केमिकल रिएक्शंस वगैरह करवाई जाती है, एकदम सही बात है। मैग्नेटिक इफेक्ट, किसी भी एक वायर के अंदर करंट फ्लो करा देते हैं तो वो जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, जनरेट करता है, तो ये वाली बात भी सही है। केमिकल हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, तो सारी की सारी चीज़ें सही है। तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है। ऐसे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इनमें से जो भी स्टेटमेंट सही है वो अपना आंसर हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा वही बताना है। द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज टेकन एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये हमको पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, यहाँ पे एक एनोड, यहाँ पे कैथोड, ये एनोड, इसको सेल के ऐसे नेगेटिव टर्मिनल से प्लस 8 को कनेक्ट कर देते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, तो ये पॉजिटिव पे हो गया, ये नेगेटिव पे हो गया। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है या जिस मेटल के ऊपर हमको इलेक्ट्रिक प्लेटिंग करवानी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसको हम कनेक्ट करते हैं कहाँ से, कैथोड से। और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव। तो ये तो सही बात हो गई। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो हमको पता है कि जो भी हमारे पास में ज्वेलरी वगैरह होती है,
ठीक है, तो वो ख़राब ना हो जाए तो उन पे क्या कर देते हैं हम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। कार वगैरह होती है तो उनको चमकाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा लेते हैं, दूसरे मेटल्स की लेयर चढ़ा लेते हैं ऊपर, ठीक है, उसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। तो ये वाली बात भी सही है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट इन नेचुरली वाटर मेक्स इट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मिनरल सॉल्ट होने से क्या होता है कि आयंस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, आयंस। और किसी भी लिक्विड के अंदर आयंस हो जाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, कंडक्ट। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है तो क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, कंडक्ट। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो ये वाली बात भी सही है। तो सारे के सारे सही है, मतलब ऑल ऑफ द अबव। तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर चूजन एंड चूज द इनकरेक्ट वन। तो इन स्टेटमेंट है 4, इनमें से अपने को सबसे इनकरेक्ट बताना है, तो जो गलत हो जाएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। लेयर ऑफ जिंक इज कोटेड और आयरन बिकॉज जिंक प्रिवेंट्स फ्रॉम रस्ट एंड करोजियन। तो ये वाली बात सही है, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ सुगर इन डिस्टिल्ड वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, और ये सॉल्यूशन ऑफ शुगर, क्योंकि शुगर जो है आयंस नहीं बनाएगा, तो इसको पानी के अंदर, वाटर के अंदर मिलाने से क्या हो जाएगा, आयंस नहीं बनेंगे, तो वो पुअर कंडक्टर रहेगा क्योंकि आयंस ही नहीं है। तो ये वाली बात भी सही है, पुअर कंडक्टर है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बल्ब टू ग्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये वाली बात भी सही है, हीटिंग इफेक्ट के कारण ही बल्ब जलता है। ये वाली बात भी सही है। तो कोई भी गलत नहीं हुआ, सारे के सारे स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट। तो इनकरेक्ट नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ये था अपना जीनियस पेपर का डिस्कशन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीनियस टेस्ट सीरीज़ का कोड नंबर क्यू केमिस्ट्री का 8th क्लास के पेपर का वीडियो सॉल्यूशन बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। हमें ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से करेक्ट चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, metals are sonorous. Yes, metals are sonorous. It is correct statement. Statement 2, metals are generally brittle in nature. Okay, in solid state they break into pieces when hammered. No, metals तो solid होते हैं, brittle नहीं होते। brittle तो non metals होते हैं। तो statement first is correct option and statement second is wrong. तो options कौन से हैं, both statement first and second are true? No, both statement first and second are true, but statement second is not correct explanation of statement 1. No, statement 1 is true but statement second is false. तो option क्या हो गया, third. Next, which of the following can be beaten into thin sheets? थिन शीट्स के अंदर हम किसको बीट करके कन्वर्ट कर सकते हैं? तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है, मैलिएबिलिटी जिसको बोला जाता है। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि मेटल्स को हम बीट करके थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है जिंक, यस करेक्ट ऑप्शन। फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑल 3 आर नॉन मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ शीप इज वूल मेड फ्रॉम? ओके, शीप का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां से हम वूल बनाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है स्किन, नो, स्किन से वूल कैसे बनाया जाएगा। टॉयज, नो, टॉयज पे वूल प्रेजेंट ही नहीं होती। थर्ड ऑप्शन है फ्लीस, जिसको हम बोलते हैं उसके बाल, ठीक है, इससे हमें वूल बनाया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून नोन एज? कुकून से सिल्क थ्रेड को निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रियरिंग, नो, सॉर्टिंग, नो, स्कोरिंग, नो, रीलिंग, रीलिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। Sakshi wants to test the quality of her dupatta. She pulled a small strand of yarn from the dupatta and burned it. साक्षी को अपना दुपट्टा टेस्ट करना था कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो उसने क्या किया, उसने दुपट्टे में से एक यार्न निकाला, ठीक है, और उसको बर्न किया। इट स्मेल्ड लाइक अ बर्निंग प्लास्टिक। उसके यार्न से कैसी स्मेल आ रही थी, जैसे हमने किसी प्लास्टिक को बर्न किया है। शी इन्फर्ड दैट द दुपट्टा इज मेड ऑफ। उसने क्या बोला कि दुपट्टा किसका बना हुआ है? प्योर वूल नहीं, प्योर वूल के अंदर से प्लास्टिक जैसी स्मेल नहीं आती। नाइलॉन, यस करेक्ट ऑप्शन इज नाइलॉन, बिकॉज नाइलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर। कॉटन, प्योर सिल्क एंड प्योर वूल और आर
natural fiber. Next question. Which of these provide compounds necessary to prepare nylon? नाइलॉन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? तो नाइलॉन को बनाने के लिए हमें कोल भी चाहिए, एयर भी चाहिए एंड वाटर भी चाहिए. ठीक है, तो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया उसमें? ऑल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Match the articles given in the column first with the fiber plastic from which they are made in column second. Okay, हमें match the column करना है. Toothbrush bristles, ये किससे बनते हैं? Toothbrush bristles बनते हैं नाइलॉन से. ओके, कारपेट किससे बनता है? कारपेट हम बनाते हैं रेयन से. बॉटल, जो वाटर बॉटल हम यूज करते हैं वो बनता है पॉलीइथाइल टरथैलेट्स, PET. टॉय, खिलौना किससे बनाया जाता है? PVC. नेक्स्ट, फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक, ऐसा फैब्रिक जिस पर आग ना लगे, तो वो कौन सा होता है? मेलामाइन. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया इनके अंदर से? A थर्ड, ओके, B फोर्थ, C फिफ्थ, D सेकंड एंड E फर्स्ट. सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Identify the non-metal which exist in a liquid state in room temperature. Option first, aluminium, mercury. Aluminium and mercury both are metals. Option third, iodine and option fourth, bromine. Iodine liquid नहीं रहता, लेकिन bromine room temperature पर liquid रहता है. Okay, next question. Select the incorrect statement from the following. Option first, synthetic fibers have little or no absorbency, although several of them do absorb oil. Yes, first option is correct that synthetic fiber do not absorb water. Next, wool fiber is harmed by acid including mild acid like vinegar. No. Okay. Next, cellulose fiber continue to glow after they are removed from the flame. Yes, it is correct. Cotton fibers, linen and other cellulose fiber are quite heat resistant and can be boiled safely. This option is also correct. So the wrong option is second. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू सिल्क फाइबर कंसिस्ट ऑफ? सिल्क फाइबर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सिल्क फाइबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन कौन से होते हैं? फाइब्रोइन. ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि इंसेक्ट के लार्वे के अंदर पाया जाता है. इसको हार्डन किया जाता है एंड देन सिल्क फाइबर उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन मेकिंग नाइलॉन आर. नाइलॉन को बनाने के लिए उसके रॉ मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं? वुड पल्प. नो, वुड पल्प तो हमने रेयन के लिए यूज किया था. नेक्स्ट, सेल्यूलोज. नो, वो भी हमने रेयन के लिए यूज किया था. थर्ड, कोल, वाटर एंड एयर. यस, दीज आर द रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग ऑफ नाइलॉन. पेपर कॉर्ड क्यू क्लास 8th बायोलॉजी सॉल्यूशन करेंगे. पेडी, मीट, सोयाबीन, ग्राउंडनट इन कॉटन आर व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स? जो पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट इन कॉटन किस टाइप की फसलें हैं? दीज आर खरीफ क्रॉप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. वेडिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. व्हाट इज वेडिंग? रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट, जो क्रॉप्स के साथ ग्रो कर जाते हैं. रीजन क्या दे रखा है? वीड्स कॉम्पीट विथ क्रॉप्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट. जो वीडिंग है वो क्रॉप प्रोडक्शन का एसेंशियल पार्ट है. क्यों? क्योंकि जो वीड्स होती है किसके साथ कॉम्पीट करती है? क्रॉप्स के साथ कॉम्पीट करेगी. किसके लिए? वाटर के साथ, वाटर के लिए भी, न्यूट्रिएंट्स के लिए भी और सनलाइट के लिए भी. तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है बहुत. ए भी सही है, आर भी सही है. एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation for assertion. Your first option will be correct. Next question. People wandering in groups from place to place in search of food and shelter and eat raw fruits and vegetables and hunt animals for food were. जो लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं ग्रुप्स के अंदर, किसके लिए घूमते होते हैं? फूड, शेल्टर, उनके लिए घूमते रहते हैं. खाएंगे क्या? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. और क्या करेंगे? हंटिंग करेंगे. किनकी? एनिमल्स के हंटिंग करेंगे. तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? नॉमैडिक
people. Your second option will be correct. Next question. Substance used to produce immunity against disease in the living body is called. सब्सटेंस यूज किए जाते हैं इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी डिजीज है उनके अगेंस्ट, उन्हें हम क्या कहते हैं? वैक्सीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. क्रॉप रोटेशन इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी. यस, दिस इज ट्रू. जो क्रॉप रोटेट करके लगाई जाती है वो किस लिए लगाते हैं? ताकि सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो? इम्प्रूव हो, सॉइल की लेयर है वो फर्टाइल हो जाए. इसका रीजन क्या दे रखा है? डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट न्यूट्रिएंट एंड हैव वेरिंग इफेक्ट ऑन सॉइल स्ट्रक्चर. डिफरेंट क्रॉप है, उन्हें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और वो अलग अलग सॉइल स्ट्रक्चर्स में ग्रो करती है. तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल. क्योंकि जो न्यूक्लियस है, ये सेल है हमारी, ये बीच में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर कहते हैं क्योंकि ये जो भी सेलुलर एक्टिविटीज़ है उन्हें क्या करते हैं? कंट्रोल करता है. रीजन दे रखा है द न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल दैट कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटीज. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Refer the given figure of a cell which organelle is more in number. Also identify P, Q, R, S. Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूक्लियोलस को. Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूक्लियोलस को. R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया को. S भी माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है. P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेल वॉल. P सेल वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. P गलत है. सेकंड ऑप्शन वैक्यूल. Q ये भी गलत है. थर्ड दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया. R पे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया. और थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट. फोर्थ दे रखा है S गोल्जी बॉडी. S भी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Latika observed her grandmother adding loads of salt on unripe mangoes to prepare pickle. जो लतिका है वो अपनी दादी को देखती है कि वो अनराइप जो मैंगोज है अचार प्रिपेयर करने के लिए उसमें बहुत सारा नमक ऐड कर रही है. हर ग्रैंड मदर ऑल्सो नीडेड एक्सेस ऑफ ऑयल इन पिकल जार. और उसके अलावा और क्या ऐड कर रही है? पिकल जार में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑयल ऐड कर रही है. इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि जो उसकी ग्रैंड मदर है वो ऑयल और सॉल्ट दोनों ऐड कर रही है, वो भी एक्सिस में. व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? फर्स्ट ऑप्शन इज साल्ट प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय रिटेनिंग मॉइस्चर इन द फूड. जो साल्ट है क्या कर रहा है? किसकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की. बाय रिटेनिंग मॉइस्चर नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है. एंड ऑयल प्रोवाइड एन एनवायरमेंट इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो. ये जो मॉइस्चर को रिटेन करेंगे तो खराब हो जाएगा अचार. सेकंड ऑप्शन है साल्ट प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय फोर्सिंग देम टू लॉस वाटर बाय ऑस्मोसिस. साल्ट क्या कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहे हैं और उनको फोर्स कर रहे हैं. किस लिए? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वो क्या करे? वाटर रिलीज करे. और ऑयल प्रोवाइड एन एनवायरमेंट इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो. ऑयल कैसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करे जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर सके. योर सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड. कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल. देखो ऑप्शन में ए है, ये यहाँ पे A1 से ये गलत है. सेकंड A5 से ये भी गलत है. थर्ड A4 से, फोर्थ में भी A4 से. ए किससे मैच हो रहा है? फोर्थ से. जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ पे? उत्तरांचल में. सेकंड है कान्हा नेशनल पार्क. कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? MP. कान्हा नेशनल पार्क MP में. बी सेकंड से मैच हो रहा है यहाँ पे. बी फोर्थ से. थर्ड भी ऑप्शन रॉन्ग है और फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अक्स इन द गिवन फिगर? दिए गए डायग्राम में अक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है जाइलम, सेकंड है जाइलम इन फ्लोएम, सेकंड दे रखा है फ्लोएम, थर्ड दे रखा है जाइलम इन फ्लोएम, फोर्थ दे रखा है स्टोमेटा। अक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अक्स जाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड जाइलम हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, study the given figure and select the correct statement regarding these। इन डायग्राम की स्टडी करनी है और इनके रिगार्डिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताने हैं। फिगर, ये अक्स है, ये वाई है। अक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। यस, दिस इज अमीबा एंड दिस इज यूग्लिना। नेक्स्ट इज यूग्लिना। अमीबा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। यस, अमीबा इज ए यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। फिगर वाई रिप्रेजेंट ए पैरासिटिक प्रोटोजोन। यूग्लिना एक क्या है? पैरासिटिक प्रोटोजोन है। ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट, ऑर्गेनिज्म इन गिवन फिगर अक्स कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ऑन फूड। जो अमीबा है, अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। स्टेटमेंट थर्ड ऑल्सो ट्रू। फोर्थ स्टेटमेंट, ऑर्गेनिज्म इन गिवन फिगर वाई शोज मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो यूग्लिना होता है समटाइम बिहेव्स एज ऑटोट्रोपिक एंड समटाइम बिहेव एज हेट्रोट्रोपिक, दैट्स वाई इट शोज मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन फर्स्ट ऑप्शन गिवन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमें तो करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। योर फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। देखिए x इक्वल टू गिवन है कि 2 + √3। यदि क्वेश्चन में अपने को x की वैल्यू गिवन है 2 + √3, यहाँ से मैं यदि 1/x निकालना चाहूँ, क्योंकि मेरे को देखिए क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे x - 1/x चाहिए मेरे को, बट मेरे को x की वैल्यू गिवन है, तो 1/x क्या होगा? 1/x होगा जब मैं गिवन नंबर को इस फॉर्मेट में लिख दूंगा। बट यहाँ से तो अपनी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, तो मैं इसका रेशनलाइजेशन करता हूँ कि इसको मैं अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए क्या बनता है मेरे पास में, 2 - √3 ऊपर न्यूमरेटर बन गया अपना, डिनोमिनेटर में 4 - 3, 2 - √3। अब क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि x - 1/x, x - 1/x, x कितना है अपने पास में 2 + √3 माइनस 1/x कितना है 2 - √3। यहाँ से माइनस का होगा और ये माइनस क्या हो गया? प्लस का, तो 2√3। अपन जानते हैं कि √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732, पर अपने को 2 प्लेसेस तक इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 64.3, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में है। करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा हो गया? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x इक्वल टू, सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट के साथ में, यदि x इक्वल टू 2√2 + √7 और अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है? 1/x। अगेन 1/x की वैल्यू निकालनी है, 1/2√2 + √7। यहाँ से मैं गिवन नंबर को वही कंसेप्ट रेशनलाइजेशन करने चलूँ तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2√2 - √7 अपॉन में 2√2 - √7। देखिए ऊपर अपने पास में आता है 2√2 - √7 और नीचे अपना बना a + b और a - b, a² - b², तो ये बना 4 और 2 8 - 7। ये इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2√2 - √7, अपना 1/x बन गया। ये अपने को पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि x + 1/x। देखिए x अपना ये है और 1/x अपना ये है, तो सिंपल सी बात है, √7 से √7 कट जाएगा, 2√2 और 2√2 कितना? 4√2, तो अपना आंसर क्या हो गया? 4√2। तो कोई किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब? ये देखिए ये किसका क्यूब होता है? 20 का। ये किसका क्यूब होता है? 12 का। ये किसका क्यूब होता है? 2 7 4 14।
अपने पास में एक ऑप्शन बच रहा है जो कि किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखिए, इसमें इस क्वेश्चन को या इस फॉर्मेट को देख के मेरे को एक बात पता चल रही है कि मैं यहाँ से फर्स्ट जो अपना ब्रैकेट है इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ और सेकंड ब्रैकेट को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखिए, इसको मैं एक टर्म मानता हूँ, इसको मैं सेकंड टर्म मानता हूँ, अगले बार मैं इसको एक टर्म और इसको सेकंड टर्म, मीन्स a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ से मेरे पास में आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या बोलूँगा, x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसका अगले वाले का क्या आएगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, x4 प्लस y4 प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला पावर और एक्सपोनेंट चैप्टर का है कि यदि बेस सेम हो, यदि 2 की पावर x इक्वल टू 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई में क्या है 3x माइनस 8, सही लिखा है। यहाँ पे देखिए दोनों जगह बेस क्या है, 2 है, तो ये वाली पावर इसके साथ में मल्टीप्लाई होके क्या देगा, 2 की पावर 9x माइनस 24, और इधर क्या आएगा 2 की पावर x। बेस सेम है तो पावर को मैं क्या इक्वल लिख सकता हूँ, तो अपने पास में पावर क्या आ गई, x इक्वल टू 9x माइनस 24। x इधर आके माइनस का होगा तो इधर क्या बन गया, 8x इक्वल टू 24। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, 24/8 कितना 3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है कि इन द ट्रिपेजियम ABCD, AB पैरेलल है DC, AB पैरेलल है किसके, DC के, फाइंड द एंगल C एंड D, अपने को एंगल C निकालना है। देखिए एक जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सर कट करती है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। ये 90 गिवन है तो अपने पास C कितना आ गया, C आ गया अपने पास 90, और यदि ये पैरेलल है और ट्रांसवर्सल अपनी AD है तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180। तो यदि ये 55 है तो ये कितना बन जाएगा, 125, जो कि अपना ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, एंगल C की वैल्यू 90 और 125, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखिए, अगेन फाइंड एंगल C इन द एडजॉइनिंग फिगर, AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है किसके, DC के, सेम कंसेप्ट, इन दोनों का सम कितना, अपने को एंगल C की वैल्यू निकालनी है। तो यदि ये 120 है तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। ये 120 है तो ये कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अपना 60 किस ऑप्शन में है, जो कि करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर्स 50, 42, 35, 2x प्लस 10, 2x माइनस 8, 12 और 8, 11 और 8 आर रिटन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, देन मीडियन इज, मीडियन क्या होता है, मीडियन मीन्स सेंट्रल टेंडेंसी, यूँ कह सकते हैं मिडिल टर्म ऑफ द ऑब्जर्वेशन। बट अपने पास में टर्म्स देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टर्म्स है। देखिए जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है तो अपना मीडियन निकालते हैं अपन n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन में 2, ये अपना क्या आता है, मीडियन। अपने पास में मीडियन क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 25, तो n/2, n टोटल 8 है तो 4 नंबर की टर्म कौन सी हो गई, 1 2 3 और 4 नंबर की टर्म n/2 कितना आ गया, 2x माइनस 2x प्लस 10, 2x प्लस 10 प्लस n/2 प्लस 1, n/2 कितना आया अपना पास, 4 आया, तो फिफ्थ वाला कौन सा हो गया, 2x माइनस 8, तो ये टर्म कौन सी आ गई, 2x माइनस 8 डिवाइड बाई 2। यहाँ से देखिए क्या मैं इसको इधर भेज दूँ, ये हो गया 50 और ये कितना बन गया, 4x प्लस 2, ये कितना बन गया अपना पास, 48 इक्वल टू 4x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 48/4, जो कि होता है 12। ये अपने पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स थी तब था। यदि अपने पास में ओड नंबर ऑफ टर्म्स आती है तो अपन क्या करते हैं, n+1/2 नंबर ऑब्जर्वेशन मीडियन हो जाता है, जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, ओड होती है। तो इस अपने इस क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, 1।
अगला क्वेश्चन कहता है कि a इक्वल टू 2b और b इक्वल टू 4c है, देन इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैं पूरे टर्म्स को जो अपने क्यूब रूट के अंदर है पूरा उसको मैं एक टर्म में लेके आता हूँ। a इक्वल टू, यहाँ से मैं a इक्वल टू 2b जो अपने को गिवन है और b इक्वल टू 4c गिवन है। यहाँ से मैं a की वैल्यू यदि c में निकालना चाहूँ तो b की वैल्यू यहाँ पे मैं रख सकता हूँ 4c, तो कितना आ गया 8c। ये अपने पास से a की वैल्यू आई है, तो a स्क्वायर कितना होगा 64c स्क्वायर। a स्क्वायर कितना होगा 64c स्क्वायर। और नीचे कितना है 64, b की वैल्यू कितनी है 4c और i कोर्स कितना है अपने पास c। इन दोनों को अपन देखेंगे, यहाँ यदि वैल्यू निकालें तो ये कितना आ गया 64c स्क्वायर ऊपर आ गया और 64c स्क्वायर ही अपना डिनोमिनेटर में आ गया। क्यूब रूट कितना आ गया 1 का क्यूब रूट क्या होता है 1। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया आपके पास में 1। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिमाइंडर व्हेन ए परफेक्ट स्क्वायर इज डिविजिबल बाय दी। देखिए परफेक्ट स्क्वायर में लेके चलता हूँ, जैसे 25 ले लिया, 36 ले लिया, 49 ले लिया, इन सबको 3 से डिविजिबल किए करें तो क्या रिमाइंडर नहीं हो सकता। देखिए इसको मैं 3 से करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है 1, इसको 3 से डिविजिबल करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है 0, इसको 3 से डिविजिबल करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है 1, मीन्स 2 कभी अपना रिमाइंडर नहीं आ रहा। आगे भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि अपना 64, एक और दे दीजिए 64 को जब अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो मतलब 2 कभी भी रिमाइंडर नहीं आ रहा है। ऐसे और एग्जांपल लेके आप चेक कर सकते हो कि अपना 2 रिमाइंडर कभी नहीं आएगा जब अपन परफेक्ट स्क्वायर को 3 से डिविजिबल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ n एंड 2n। n और 2n के बीच में ये गिवन कॉन्सेप्ट मान लीजिए, n और 2n के बीच में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं ना, वो हमेशा याद रखिएगा जो 2n नंबर्स होते हैं। लाइक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा n एंड 2n नंबर के बीच, स्क्वायर्स के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ n एंड 2n। n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे 2n होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन अपना 4th। कोड क्यू है, फेज कौन सा था फेज 2। क्लास है आपकी 8th क्लास एंड जो आपका सब्जेक्ट है वो है मेंटल एबिलिटी। कहाँ से आइए अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन से क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 एंड 46 क्या है बेटा, इसमें आपको ये बोला गया फाइंड द मिसिंग टर्म। एक सेकंड बेटा, क्या बोला गया आपको फाइंड द मिसिंग टर्म। जो मिसिंग टर्म आपको फाइंड करनी है, मिसिंग टर्म कौन सी है ये रही। सीरीज में क्या दे रखा है -7.5, नेक्स्ट इज 15 के बाद -30 देन 60, फिर आपसे यहाँ जो भी ये टर्म आएगी वो पूछी गई और लास्ट में क्या आ गया 240। क्या बेटा आपको यहाँ नोटिस कर पा रहे हो कि 7.5 इस 7.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या किया मैंने 7.5 को मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, ये आ गया 15, जो कि आपको यहाँ दे रखा है, बट ये तो माइनस में था बेटा। -7.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर तो -15 आना चाहिए, बट ये तो 15 है। इट मीन्स जो अपने पास -7.5 था उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, उसको हमने मल्टीप्लाई किया -2 से। आंसर क्या आ गया 15। क्या किया मैंने मल्टीप्लाई किया किससे -2 से। सेम बेटा मेरा लॉजिक यहाँ लगाता हूँ। यहाँ क्या किया मैंने, यहाँ भी बेटा मैंने मल्टीप्लाई किया किससे किया -2 से। 15 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का क्या आएगा 30। सेम लॉजिक अगर यहाँ अप्लाई करेंगे, -30 को क्या किया हमने मल्टीप्लाई किया उसका किससे किया -2 से। -30 इंटू 2 कितना होगा 60 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर क्या आ गया 60। सेम लॉजिक आगे अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे -2 से। जो हमारे पास 60 था 60 को हमने क्या किया -2 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना आएगा 120, बट 120 किसका आएगा माइनस का आएगा, तो यहाँ क्या आ गया -120। जो हमारा लॉजिक था उसको फर्दर हम चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, चेक इसको करेंगे हम -20 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। क्या किया हमने -120 को मल्टीप्लाई किया है -2 से, ये कितना आएगा 240 आएगा, और जो माइनस है माइनस वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो 240 यहाँ पे दे रखा है। इट मीन्स हमारा जो लॉजिक था वो सही था। लॉजिक क्या आ गया -120 से आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। इसमें आपको क्या बोला बेटा, AB लिखा है, उसके बाद क्या लिख दिया हमें DEF, आगे क्या लिखा है हमारे पास HI J और K, यहाँ पे हमसे पूछा गया, और लास्ट क्या है फिर X। ओके, आइए यहाँ पे ध्यान दे रखें क्या बोला बेटा, A के बाद आ गया B के बाद हमने क्या है जो C आता है C को हमने क्या कर दिया
स्किप कर दिया, सी को हमने स्किप किया, उसके बाद क्या आ गया डी, ई और एफ, एफ के बाद क्या किया, नेक्स्ट आता है जी, तो हमने जी को स्किप कर दिया, एच आई जे के आ गया, इट मीन्स इसके आगे क्या होता है एल, इट मीन्स हमें एल को क्या करेंगे, एल को हमें नहीं लिखना है, एल को हमें स्किप करना है। एक और चीज़ नोटिस करो बेटा, ये कितने अल्फ़ाबेट हैं, ये है 2, ये कितने अल्फ़ाबेट हैं 3, ये कितने अल्फ़ाबेट हमारे पास 4, ये कितने अल्फ़ाबेट हैं टोटल 6, तो आपको एक ऑर्डर दिख रहा होगा 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 क्या आएगा यहाँ पे 5, इट मीन्स जो भी अल्फ़ाबेट्स आएंगे कितने होने चाहिए 5 होने चाहिए। एल हमको लिखना नहीं, एल के बाद क्या आता है एम, एन, ओ, पी और क्यू, जो अपना लॉजिक उसको चेक भी कर सकते हैं अपन कैसे, क्यू, क्यू के बाद क्या आता है आर, आर को तो हम एक को स्किप कर रहे हैं, आर के बाद क्या आता है एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, हमको यही चाहिए था और हमारे पास है भी यही, तो इट मीन जो हमारा जो लॉजिक था वो सही है। आंसर क्या आ गया एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी क्यू कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में, एम एन ओ पी क्यू, ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ये क्वेश्चन किससे है बेटा, ये क्वेश्चन आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से। इसमें क्या बोला गया है, सोनिया स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस, कहाँ से स्टार्ट किया, हाउस से, एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ, ये कौन सी डायरेक्शन होती है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, एंड ये कौन सी हो गई साउथ। तो ईस्ट कहाँ गई, ईस्ट में कितना ट्रेवल किया इसने 4, ईस्ट में कितना ट्रेवल किया इसने 4 किलोमीटर, 4 ईस्ट यही डायरेक्शन होती है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, देन शी टर्न्ड लेफ्ट एंड ट्रेवल्ड 6 किलोमीटर। अगर बेटा मेरा फेस ईस्ट की तरफ है तो मेरा लेफ्ट कहाँ होगा बेटा, लेफ्ट मेरा ऊपर की तरफ होगा, ये कितना है बेटा, ये कौन सी डायरेक्शन है ईस्ट। अगर बेटा मेरा फेस जो है वो किसकी तरफ है, फेस मेरा किसकी तरफ है ईस्ट की तरफ है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने क्या किया लेफ्ट टर्न कर दिया, लेफ्ट टर्न करके 6 किलोमीटर, यहाँ से हमने लेफ्ट टर्न किया, लेफ्ट कहाँ होगा ऊपर की तरफ, कितना है 6 किलोमीटर। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, देन शी टर्न टू राइट, कहाँ टर्न लिया राइट, और ट्रेवल 4 किलोमीटर। यहाँ अगर मेरा डायरेक्शन नॉर्थ है तो मेरा राइट कहाँ होगा, इस साइड होगा, कितना चली मैं 4 किलोमीटर। आपसे क्या पूछा गया बेटा, ये आपकी क्या थी, ये बेसिकली आपका था स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है आपका फाइनल पॉइंट। आपसे इन दोनों की डिस्टेंस पूछी गई, इनकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। क्या बेटा जो हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन है बेसिकली ईस्ट साइड की तरफ डायरेक्शन है वो कितना है यहाँ पे 4, ये भी कितना है 4, तो ईस्ट में हमारा टोटल डायरेक्शन कितना हो गया 8, 4 तो ये रहा, 4 हमने फर्दर और एक्सटेंड कर दिया टिल फाइनल पॉइंट। अब बेटा वर्टिकल डायरेक्शन कितना दिख रहा है 6, तो ये जो डायरेक्शन है हमारे पास ये भी कितना होगा 6 किलोमीटर होगा। आपसे क्या पूछा गया है, नाउ एट व्हाट डिस्टेंस इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है कितना होगा, सबसे हम क्या करते हैं सबसे मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं। मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस होगा यहाँ से सीधा यहाँ पे। अब ये कैसे आएगा, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है बेटा, पाइथागोरस हमको ये बोलती है अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ है, ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, हमने नाम दे दिया ए बी और सी। इसका जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। उसमें हाइपोटेनस क्या है, इसका हाइपोटेनस अपने पास ए और सी, तो यहाँ से हमको क्या होगा AC का जो स्क्वायर हो किसके इक्वल होगा, AC का स्क्वायर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC क्या है यहाँ पे, AC तो हमारे पास हमारी हाइपोटेनस है, AB क्या है, AB हमारे पास है टोटल, ये कितना हो गया 4, ये भी कितना हो गया 4, तो 4 + 8 कितना हो गया 8 का स्क्वायर प्लस BC कितनी है हमारे पास 6 किलोमीटर, तो ये क्या आ गया 6। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो इनको ऐड करने पे क्या आ गया, इनको ऐड करने पे यहाँ से 100 आ गया। ये 100 क्या है बेटा, ये AC स्क्वायर है, अगर AC का रूट लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 का रूट। 100 का रूट कितना होता है हमें पता है 10, तो आंसर क्या है इसका 10 किलोमीटर, विच इज योर ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, A walks 10 मीटर इन फ्रंट एंड 10 मीटर टू दी राइट। बेटा आप इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपको 10 मीटर चलना होता है, बट किस डायरेक्शन में चलना है इसमें मेंशन ही नहीं किया क्या कि आपको नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, ईस्ट में जाना है या फिर वेस्ट में जाना है। तो हम क्या करेंगे, एक रैंडम डायरेक्शन मान के चलेंगे। कौन सी मान ली हमने एक रैंडम डायरेक्शन मान ली नॉर्थ। कि कोई पर्सन था, उसने स्टार्टिंग पोजीशन से कहाँ चला, उसने 10 मीटर चला वो नॉर्थ में, ये क्या है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से 10 मीटर, उसके बाद क्या किया उसने राइट टर्न लिया और 10 मीटर चला। क्या बेटा अगर मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है तो मेरा राइट ईस्ट की तरफ होगा, यहाँ से कितना चला मैं फर्दर 10 मीटर चला। इसके बाद क्या बोला है, देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक्स 5, 15 एंड 15 मीटर्स रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हो गया, किसने बेसिकली 3 कंसेक्टिव लेफ्ट टर्न लिए। कौन से टर्न लिए, लेफ्ट टर्न लिए। फर्स्ट लेने के बाद वो 5 मीटर चला, सेकंड लेफ्ट टर्न लेने के बाद 15 एंड थर्ड लेफ्ट टर्न लेने के बाद 15 मीटर।
आगे क्या बोला इसमें, चलो अब यहाँ से हमने क्या किया, एक लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लेके कितना चला वो 5 मीटर। अगर मेरा फेस नॉर्थ है तो यहाँ से इसका लेफ्ट कहाँ होगा, इसका लेफ्ट होगा वेस्ट की तरफ। ये कितना, ये है अपने पास 15 मीटर। यहाँ से उसने एक और लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न कहाँ होगा, अगर मेरा फेस वेस्ट है तो लेफ्ट होगा बेटा साउथ की तरफ। यहाँ से कितना चला है हमें फर्दर 15 मीटर, कितना चले हैं हम 15 मीटर। इसके बाद क्या बोला गया, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ये क्या है इसका फाइनिंग पॉइंट। इन दोनों का बेसिकली डिस्टेंस पूछा गया था। अब इसमें एक चीज़ देखेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है मेरे पास, मतलब वर्टिकल या कह लो नॉर्थ, नॉर्थ में कितना है 10 और ये भी है नॉर्थ में, तो इनको मैंने ऐड कर दिया, कितना आ गया ये 15। 15 कौन सा आ गया, नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया। बेटा यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, ये 15 किस डायरेक्शन में, साउथ में। 15 किस में है बेटा, साउथ में। दोनों अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस होंगे, 15 माइनस 15 कितना हो गया 0। इट मीन्स बेटा ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है एक सेम लेवल पे है, इनमें वर्टिकली कोई भी डिस्टेंस नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेक करते हैं। इस पॉइंट से बेटा ये जो डिस्टेंस है 10 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये 10 मीटर ही होगा। 10 मीटर कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट में है। फर्दर बेटा फिर ये बेटा वेस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में कितना आया ये 15 मीटर, कितना आया 15 कौन से में 15, इसको हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आया 5 मीटर। 5 मीटर किसका आया हमारे पास, वेस्ट का है। इट मीन्स ये पॉइंट कहाँ है इससे 5 मीटर किस साइड में, वेस्ट में। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास 15 माइनस 10 विच इज 5 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 5, कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। ये क्वेश्चन भी किससे है, ब्लड रिलेशन। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, राम वॉक्स 2 किलोमीटर टू द ईस्ट। ओके 2 किलोमीटर ईस्ट। मैं आपको वापस बता देता हूँ, ये डायरेक्शन होती है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। कितना चला है बेटा ये 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के बाद साउथ टर्न लिया और कितना चला 6। साउथ कहाँ होगा बेटा, नीचे की तरफ होगा, कितना होगा ये 6। इसके बाद फर्दर क्या बोला, ही अगेन टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। यहाँ से बेटा ईस्ट किधर होगा, कितना होगा, ये भी फर्दर 2 किलोमीटर होगा। देयरफॉर ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 12 किलोमीटर्स। ओके नॉर्थ कहाँ होगा बेटा, नॉर्थ यहाँ ऊपर की तरफ होगा और कितना चला है वो, नॉर्थ चला है बेटा यहाँ से 12 किलोमीटर। ओके कितना चल गया ये टोटल 12। अब आपसे क्या पूछा गया है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से आपका जो लास्ट वाला पॉइंट है वो कितना दूर है। ये क्या था आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है आपका फाइनल पॉइंट। अब बेटा मुझे बताएंगे आप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 2 है, तो क्या ये जो डिस्टेंस ये कितना होगा 2 होगा। ओके अब वर्टिकली फाइंड करते हैं अपन, जो वर्टिकली बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ये कितना है मेरे पास 12 है, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 6। तो हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ ये डिस्टेंस फाइंड करने की, डिस्टेंस कितनी होगी। अगर मैं इस 12 में से 6 माइनस कर दूँ, किस 12 में से, इस 12 में से मैंने क्या किया, मैंने ये वाला 6 माइनस कर दिया। ये नॉर्थ में था, ये साउथ में था, इनको माइनस करने से क्या आ गया 6। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 6 किलोमीटर। अब क्या कैसे सॉल्व करे जाएंगे बेटा, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। अब इधर देखिए, एक हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम को लगेगी यहाँ पे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, जो बेस होगा या परपेंडिकुलर का उसके स्क्वायर के प्लस दूसरा वाला बेस या फिर दूसरा जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, डायग्राम कुछ इस तरह से बन गया। ये कितना है, ये यहाँ पे 2 था, ये भी 2, तो ये टोटल कितना हो गया 4। ये कितना था बेटा वर्टिकल डिस्टेंस, ये था हमारे पास 6, ये हो गया 6। अब हमको क्या फाइंड करना है, इसकी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैसे फाइंड करते हैं हम, पाइथागोरस से। वो क्या होती है बेटा, x क्या होता है यहाँ से √6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर क्या आता है 36, 4 का स्क्वायर क्या आता है 16। टोटल कितना आ गया √52। बट बेटा जब इस 52 का आप रूट लेते हैं तो वो कितना आएगा, वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 7.21 किलोमीटर। 7.21 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ये नहीं है बेटा, ये भी फार है, ये भी फार। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपको 7.2, हमारा क्या आया था 7.21। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टायर्ड इज रिटन एज 56, ब्रेन इज रिटन एज 44, देन हाउ इज लेजी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। अब बेटा आप इसमें एक चीज़ देखेंगे, क्या बोला है आपको, टायर्ड को हमने क्या कोड कर दिया, टायर्ड को हमने कोड कर दिया 56। अभी 56 कैसे आया बेटा, जब हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं अल्फ़ाबेट्स की, तो टी किस पे आता है बेटा, टी वहाँ से आता है 20 पे, आई कहाँ से आता है, आई आता है 9 पे, आर आता है बेटा 18 पे, ई कहाँ पे आता है 5 पे आता है, और डी कहाँ पे आता है 4 पे आता है। जब इन सबको मैंने ऐड कर दिया तो बेटा मैंने क्या पाया, ये कितना हो गया बेटा 29, 29 में 18 ऐड किया तो
37 में क्या किया, 47 में 9 और ऐड किया, बट ये कितना आ गया 56। तो हमारे पास 56 यहाँ था। इट मीन्स मुझे क्या करना है बेटा, अल्फाबेट्स की लेफ्ट साइड से नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग करने के बाद क्या करना है, उनको ऐड कर देना है। नेक्स्ट किसका फाइंड करना है हमको, ब्रेन का भी इसमें एक आपको एक कोड दे रखा है BRAIN। इसका क्या दे दिया हमको कोड 44। बी किस पे आता है बेटा, बी आता है 2 पे लेफ्ट साइड से, आर किस पे आता है 18 पे, ये आता है 1 पे, और ये आता है 9 पे, और एन किस पे आता है 14 पे। अब क्या करेंगे, इनको सबको ऐड कर दो। ऐड करने पे क्या आएगा 20, 20, 30, 30 और 44। तो हमारे पास जो लॉजिक था वो सही था। क्या करना है कि लेफ्ट साइड से उसकी नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करने के बाद उनको ऐड कर देना। किसका पूछा गया आपसे, लेजी का। एल का कोड क्या होता है बेटा, एल का होता है 12, ए का कोड होता है 1, जेड का कोड होता है 26, और वाई का कोड क्या होता है 25। इन सबको ऐड करो। इन सबको ऐड करने पे क्या आएगा, इन सबको ऐड करने से आता है बेटा 64। 26 कितना हो गया 52, 52 में 12 ऐड किया तो 64। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बैड इज रिटन एज 7 एंड सैप इज रिटन एज 9, हाउ इज बैन रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। क्या किया बेटा हमने, बैड को क्या लिख दिया हमने, बैड को 7। बैड को 7 कैसे आ गया बेटा, बी को हम क्या लेफ्ट साइड से लिख सकते हैं 2, ए को क्या लिख सकते हैं हम, और डी की नंबरिंग क्या होती है 4। इन सबको ऐड करने से क्या आ गया, इन सबको ऐड करने से 7 आ गया, जो कि हमको 7 ही बोला गया था। इट मीन्स लॉजिक क्या है कि उनकी नंबरिंग करके, उनको लेफ्ट साइड से नंबरिंग करके उनको ऐड कर दो। SAP की देखते हैं बेटा, SAP का कोड क्या दे रखा है हमको, SAP का कोड हमको 9 दे रखा है। 9 कैसा आया, एस की क्या होती है बेटा, एस की होती है 19, ए की होती है 1, और पी की क्या होती है 16। अब इसमें क्या करेंगे, 1 उसमें ये 9 ऐड कर दिया, 1 उसमें ये 1 और 6 भी ऐड कर दिया। कितना आया अब ये 10, 11, 12, 18। कितना आया ये 18। 18 में भी क्या किया बेटा, इसमें जो 1 और 8 था उनको फर्दर अलग करके ऐड कर दिया। क्या आ गया 9। क्या हमको 9 ही दे रखा था क्या, हाँ। तो नेक्स्ट लॉजिक किस में लगेगा, बैन में। बी किस पे आता है 2 पे, ए किस पे आता है 1, और ए किस पे आता है 14 पे। यहाँ क्या करेंगे अपन 2 में 1 ऐड करेंगे, इसमें फर्दर 1 और +4। ये कितना हो गया 2, 2, 4, 4 और 4 8। आंसर क्या आ गया 8। 8 कौन से ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या करना है बेटा आपको जो मिसिंग टर्म है, मिसिंग टर्म कौन सा है, क्वेश्चन मार्क, इसको फाइंड करना है। ओके नाउ एक क्या लॉजिक लगेगा बेटा, अगर मैं इस डायरेक्शन, इस जो डायग्राम इसकी बात करूंगा, तो इस डायरेक्शन में मैंने क्या किया है, इस 8 को और इस 4 को मैंने क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। ये कितना आ गया, ये आ गया 12। 12 में से मैंने ये वाला जो ऊपर वाला 3 इसको माइनस कर दिया। क्या आ गया, प्लस का कितना था 12, उसमें से 3 माइनस कर दिया, तो क्या आ गया 9। क्या ये 9 ही दे रखा है बेटा आपको यहाँ पे। इट मीन्स ये लॉजिक यहाँ तो सही है। आगे फर्दर चेक करते हैं, 6 और 5, 6 + 5 इसको ऐड करना है, जो ऊपर वाला उसको माइनस कर दो। कि कितना आ गया, ये आ गया 11। 11 में से 4 गए तो बेटा क्या आ गया 7। क्या हमको यहाँ 7 दे रखा है, हाँ। तो ये लॉजिक यहाँ भी वाला, इट मीन्स अपना जो लॉजिक है वो सही है। अब क्या करेंगे, 9 और 3 को अपन ऐड करेंगे। 9 और 3 को हमने ऐड किया, उसमें सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट होगा 5। 9 + 3 कितना होता है बेटा 12। 12 में से 5 गया तो 7 बच गया। 7 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4। क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। सेम बेटा इसमें भी आपको ये करना है कि जो एक आपको गिवन रेस्पॉन्सेज है, इनमें से एक लॉजिक लगा के जो क्वेश्चन मार्क इसको फाइंड करना है। यहाँ क्या लॉजिक लग रहा है आप बेटा नोटिस करेंगे, यहाँ क्या है 4 और 3। अगर बेटा मैं इस 4 का स्क्वायर कर दूँ, उसमें ऐड कर दूँ क्या 3 का स्क्वायर, ये कितना होगा 16। ये कितना है 9। ये कितना हो गया 25। 25 आपको यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट लॉजिक यहाँ लगाएंगे, 9 का स्क्वायर करना है, उसमें क्या ऐड करना है 11 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। ये क्या होता है 121। इन दोनों को जब ऐड किया तो क्या आ गया 202। सेम लॉजिक यहाँ लगेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को जब ऐड किया तो क्या आ गया हमारे पास 50। 50 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 4 विच इज 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। सेम बेटा ये भी वही क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, आपको कुछ बेटा इस डायग्राम्स दे रखे हैं, डायग्राम्स में एक लॉजिक लग रहा है, लॉजिक से एक बीच वाला नंबर आएगा, तो सेम आपको यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है ये वाला नंबर फाइंड करना है। क्या लॉजिक लग रहा है बेटा, अगर बेटा इसमें 4, ये 2 और 7 इनको ऐड कर दूं, क्या किया मैंने 4, 2 और 7 को मैंने ऐड किया,
उसके बाद उसमें सब्सट्रैक्ट क्या कर दिया 3 और 1 को, सब्सट्रैक्ट क्या कर दिया 3 और 1 को। ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया मेरे पास 13 में से क्या माइनस कर दिया मैंने 4, कितना आ गया 9। क्या बेटा यहाँ 9 दे रखा है क्या, इट मीन्स अपना लॉजिक यहाँ तो ठीक है। सेम लॉजिक इस वाले डायग्राम में अप्लाई करेंगे। क्या किया मैंने 3 और 5 को तो मैंने ऐड कर दिया, 3 5 में से मैंने क्या सब्सट्रैक्ट कर दिया 4 और 2, 4 और 2। ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया मेरे पास 11 में से क्या माइनस किया 6, तो आंसर क्या आया 5। क्या यहाँ 5 दे रखा है क्या, हाँ, तो ये लॉजिक दोनों में वैलिडेट का मतलब जो लॉजिक है अपना सही है। नेक्स्ट क्या लॉजिक हो गया बेटा, 6 9 और 2 को हमें ऐड करना है, 6 9 और 2 को ऐड करना है। उसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे 4 और 3, 4 और 3 हमने उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया। ये कितना आ गया बेटा, ये आएगा 17 में से हमको क्या माइनस करना है, सॉरी ये माइनस है बेटा, माइनस 17 में से माइनस करना है 7, तो आंसर क्या आ गया 10 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 विच इज 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया बेटा, अ सीरीज ऑफ फिगर्स आर गिवन विच कैन बी ग्रुप्ड इनटू क्लासेस, सेलेक्ट द ग्रुप इनटू विच द फिगर्स कैन बी क्लासिफाइड फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। बेटा अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसमें क्वेश्चन में आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है। 3 स्ट्रक्चर्स होंगे, कोई भी 3 डायग्राम्स होंगे, वो सिमिलर होंगे, वो अलाइक होंगे, सिर्फ एक स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा उनसे। आइए अपन चेक करते हैं। इसमें क्या दे रखा है बेटा, इसमें एक ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल के अंदर एक रेक्टेंगल और उसके अंदर फर्दर एक रेक्टेंगल है। क्या हो गया बेटा, जो अंदर वाले 2 स्ट्रक्चर है, एक ये ट्रायंगल रेक्टेंगल और एक ही ट्रायंगल सिमिलर है। एक बाहर स्ट्रक्चर दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है, उसके अंदर 2 डायग्राम बना रखे हैं। जो अंदर वाले दोनों डायग्राम है वो क्या है, सिमिलर है। सेम लॉजिक बेटा क्या है अप्लाई हो रहा है, एक बाहर एक आपको डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम में एक अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो सेम स्ट्रक्चर अंदर बना हुआ है। मतलब सर्कल था, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, उस ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बना हुआ है। इट मीन्स जो अंदर वाले स्ट्रक्चर है वो दोनों क्या है, सेम है। यहाँ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर क्या दे रखा है हमको, एक सर्कल, और उस सर्कल के अंदर फर्दर एक और सर्कल दे रखा है। बेटा लॉजिक यहाँ क्या था, जो अंदर वाले दोनों स्ट्रक्चर है वो सेम है, यहाँ सेम लॉजिक था, दोनों अंदर वाले स्ट्रक्चर ट्रायंगल थे। क्या यहाँ पे ये भी वैलिड है बेटा, जो अंदर वाले स्ट्रक्चर है वो क्या है, दोनों सर्कल है। क्या लॉजिक यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या है ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर क्या दे रखा है बेटे, एक रेक्टेंगल सा दे रखा है, रेक्टेंगल के बाद एक क्या बना रखा है, ट्रायंगल। इसमें लॉजिक क्या था बेटे, जो अंदर के जो दोनों स्ट्रक्चर है वो कैसे हैं, सेम है, बट इसमें एक स्ट्रक्चर क्या है, एक स्ट्रक्चर तो इसमें ट्रायंगल और ट्रायंगल के सॉरी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर क्या है, एक ट्रायंगल है। ये दोनों कहीं से भी सिमिलर नहीं है, ये दोनों सिमिलर नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। बाकी 3 जो है डायग्राम्स हैं, ये तीनों एक रूल को ओबे कर रहे हैं। वो ओबे क्या था, वो रूल क्या है कि जो भी अंदर वाले दोनों स्ट्रक्चर हैं वो दोनों सेम है। यहाँ पे 2 ट्रायंगल रेक्टेंगल है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल है और यहाँ पे 2 सर्कल है, तो सेम बेटा यहाँ पे 2 रेक्टेंगल होने चाहिए थे या 2 ट्रायंगल होते, बट ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, 56, 57 में यही करना है। क्वेश्चन नंबर 56 में हमको क्या फाइंड करना है, ऑड वन आउट। बेटा किया देखो भाई, सर्कल था, इस सर्कल को मैंने हाफ्स में डिवाइड किया, और ये जो लेफ्ट साइड वाला था इसको मैंने इसके आगे यहाँ लिख दिया। यहाँ भी क्या किया, एक मेरे पास स्क्वायर था, स्क्वायर को मैंने हाफ से डिवाइड किया, और जो ये बेटा लेफ्ट साइड वाला स्ट्रक्चर था इसको मैंने फर्दर यहाँ पे बना दिया। इसमें भी क्या किया मैंने, मेरे पास एक स्ट्रक्चर था, उसको मैंने हाफ से डिवाइड किया, और उसका जो लेफ्ट साइड वाला स्ट्रक्चर था उसको आगे ड्रॉ कर दिया। तो हमको ये सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई करना है। मेरे पास स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर कुछ हमें ऐसा दे रखा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लेफ्ट से डिवाइड करेंगे, बेशक मतलब डिवाइड करेंगे पहले, और डिवाइड करने के बाद क्या करना है हमको, लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर बना, लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर क्या बन गया, एक सिर्फ ये बन गया। या तो हमारे पास ये होता, या फिर ये फर्दर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ ये डायग्राम बच जाता, तो भी हमारा आंसर हो सकता, बट ये डायग्राम तो कुछ अजीब सा ही दे रखा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। बेसिकली यही आंसर होगा। बाकी इन 3 में एक सिमिलरिटी, ये तीनों एक कॉम्युनिटी शो कर रहे थे, बट ये वाला डिफरेंट है इन सबसे। तो हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, ऑड वन आउट ही फाइंड करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57। इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो एक सिमेट्री बनी हुई है। ये जो आपको डायग्राम दे रखा है इसकी प्रॉपर्ली एक सिमेट्री बनी हुई है, इस डायग्राम की भी बनी हुई है और इस डायग्राम की भी बनी है। बट जो ऑप्शन नंबर 3 इसकी कोई सिमेट्री नहीं बनी हुई, ये थोड़ा अजीब सा है। बाकी आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 तीनों अलग अलग है, बट जो इसका ऑप्शन नंबर 3 है ये इनसे थोड़ा सा अलग है, बाकी तीनों सेम है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, नीचे ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड फिगर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन अल्टरनेटिव। क्या करना है बेटा, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ बेटा, इस डायग्राम का एक रिलेशन इस डायग्राम से है, तो सेम रिलेशन आपको इस डायग्राम का बनाना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह। क्या आप ये नोटिस कर पा रहे हैं बेटा, ये जो दोनों डायग्राम है, क्या बेटा ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या?
ये वाला डायग्राम क्या है, बेसिकली एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो आपको क्या करना है, इस वाले डायग्राम की एक मिरर इमेज बनानी है। अब डायग्राम कैसा है अपने पास, डायग्राम कुछ ऐसा है, इसका क्या बनानी है आपको, एक मिरर इमेज। क्या इसका मिरर इमेज कुछ ऐसी होगी क्या, मिरर इमेज इसकी कुछ ऐसी होगी। तो मिरर इमेज कौन सा ऑप्शन है, ये है क्या, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बट ऑप्शन नंबर 2 को चेक किया तो क्या सिमिलर है क्या बेटा, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, इट मींस इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, 56, 60 में भी यही होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है बेटा, इसमें आप नोटिस करेंगे जो इसका कनेक्शन है वो इससे है, वो सेम कनेक्शन इसका बेटा किससे होगा, आपको ये फाइंड करना है। अब हो क्या रहा है बेटा, इस पी को चेक करो, पी यहाँ से ऐसे हो गया, कैसे हो गया, ये पी हमारे पास पहले ऐसे था बट इसका डायग्राम कैसे बन गया, ऐसे। तो क्या बेटा हम यहाँ से यहाँ क्या कर दिया हमने, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हमने इसको रोटेट कर दिया। क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो इस एस को भी हम क्या करेंगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। वो करने के बाद क्या होगा, एस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। क्या किया हमने, एस हमारे पास ऐसा था, उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके ऐसे लिख दिया, ऐसा था उसको ऐसे लिख दिया। इसके बाद क्या हो गया, ई ए आर को हमने एक रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया और उनको उल्टा भी लिख दिया। तब इसको कैसे लिखेंगे बेटा, एस को टी को उल्टा लिख दिया, फिर ओ को उल्टा लिख दिया, इसके बाद हमने पी को भी उल्टा लिख दिया। इसके बाद आपको देखोगे जो ए के ऊपर आपको ये डायग्राम दिख रहा है ब्लैक तो उसको पी के ओ के ऊपर यहाँ भी बना देंगे। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है क्या बेटा हमारे पास, ये बेटा जो डायग्राम है ये ऊपर नहीं आएगा। हाँ बेटा इससे सिमिलर है, आगे भी चेक कर लो। चलो टी इसमें वर्टिकल है, इसमें अपने पास ये नहीं, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। एस बेटा इसमें एस हमारे पास देखो कैसा है, एस हमारे पास ऐसा, बट इसमें कैसा दे रखा है, इसमें उल्टा दे रखा है, तो ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज योर लास्ट क्वेश्चन। इसमें बेटा कोई कनेक्शन है जो इस डायग्राम का इससे और सेम कनेक्शन इस डायग्राम का किससे होगा, किस ऑप्शन से होगा, बेसिकली आपसे ये पूछा गया। इसमें क्या कनेक्शन है बेटा, देखो आप नोटिस करोगे इसमें हमने पहले में क्या दे रखा है, एक हेक्सागन दे रखा है। उस हेक्सागन को हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, एक पेंटागन में कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली किया गया, हेक्सागन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है 6, एक पेंटागन की कितनी होती है 5। इट मीन्स हमने जो हेक्सागन की साइड थी उसको मैं क्या कर दिया -1। तो हमारे पास यहाँ क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर है, स्क्वायर को हमने क्या करना है, उसकी साइड को एक -1 करना है। इसमें स्क्वायर की साइड कितनी होती है बेटा 4 - 1 इज 3। तो 3 का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, 3 साइड्स का एक ट्राइंगल होता है। उसके बाद क्या हो गया, ये जो अंदर बेटा आपको 2 सर्कल्स दिख रहे हैं, दोनों सर्कल्स को हमने बाहर लिया है। तो ये जो दोनों सर्कल्स अंदर हैं, दोनों सर्कल्स कहाँ पे हैं, ये अंदर हैं, यहाँ पे भी दोनों अंदर थे। तो अंदर वालों को हम कहाँ लिया है, बाहर लिया। तो इन दोनों को अंदर वालों को कहाँ ले आएंगे, हम बाहर की तरफ ले आएंगे। फर्दर हमने क्या किया, एक बेटा अंदर कोई भी एक डार्क डॉट नहीं था, बट हमें अंदर एक डार्क डॉट लगा दिया। तो यहाँ भी अंदर एक डार्क डॉट लगाना पड़ेगा हमको। क्या किया, यहाँ पे कोई डार्क डॉट नहीं था, बट हमने यहाँ पे एक डार्क डॉट लगा दिया। तो सेम यहाँ नहीं था, बट एक डार्क डॉट हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। इससे सिमिलर कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, ये नहीं है, ट्राइंगल नहीं है, ये ट्राइंगल है। बट बेटा इसमें नोटिस करेंगे जो अंदर वाला ट्राइंगल है वो डार्क है और अंदर वाला सर्कल बट यहाँ तो लाइट है, और जो बाहर वाले ये दोनों सर्कल्स हैं ये कैसे हैं, लाइट है, बट यहाँ इसमें बाहर वाले दोनों डार्क हैं। ये बेटा ट्राइंगल नहीं है, एक पेंटागन है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन चेक किया, इसमें देखो बेटा ट्राइंगल भी है, अंदर वाला जो सर्कल है वो डार्क है, अंदर वाला सर्कल डार्क है, बाहर वाले दोनों सर्कल कैसे हैं, लाइट है, बाहर वाले सर्कल दोनों कैसे इसमें लाइट है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1